Good morning, class 6 students. Welcome again to your social studies classes. Okay, class. So we are studying chapter number 16 in your subject, which is about emergence of new ideas and religions in the Vedic period. ठीक है? तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सेकेंड क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था इस चैप्टर के? अबाउट बुद्धिज्म. बुद्धिज्म के फाउंडर कौन थे? गौतम बुद्ध. उनके टीचिंग्स के बारे में पढ़ रहे थे. तो सारे बच्चे बुक ओपन करके आ जाएंगे. पेज नंबर 112. पेज नंबर 112. चलो लेट्स स्टार्ट. सो वी आर स्टडीइंग बुद्धिज्म. बुद्धास टीचिंग्स की गौतम बुद्ध ने कौन कौन से टीचिंग्स दिए थे, कौन कौन सी बुद्धिज्म के माध्यम से उन्होंने कितने तरीके के नॉलेज को बताया था लोगों के बारे में. लोगों को बताया था कि हाँ किस प्रकार से आप मोक्ष अटेन कर सकते हो, निर्वाण अटेन कर सकते हो. चलो तो देखो, द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धास टीचिंग्स अबाउट द फोर नोबल ट्रुथ्स और आर्य सत्यास. ठीक है, तो जो फंडामेंटल प्रिंसिपल था बुद्ध के टीचिंग का, उसको हम लोग फोर नोबल ट्रुथ्स बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, आर्य सत्यास. दे आर क्या क्या थे ये? दुख. द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो. इन्होंने कहा कि जो दुनिया है उसमें बहुत ज़्यादा दुख है. ठीक है, तो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा दुख है. दुख समुदाय. द कॉज ऑफ सॉरो इज डिजायर. अब दुख क्यों है? फिर उन्होंने ये भी बताया कि दुख क्यों है, क्योंकि लोगों से उम्मीद है. जब उम्मीद है, अब उम्मीद पर आपको कोई खरा नहीं उतरा, किसी ने आपकी उम्मीद नहीं पूरी की तो आपको दुख होगा ही. दुख निरोध. अब दुख को आपको कैसे नहीं होने देना है, कैसे आपको दुख का निरोध करना है. Sorrow can be stopped by killing desire. अगर आप अपने अंदर से डिजायर को खत्म कर लेते हो, चाह को खत्म कर देते हो, तो आपको दुख कभी भी नहीं होगा. दुख निरोधागामिनी प्रतिपदा में हमने क्या बताया? Sorrow can be ended by following the eightfold path. अब दुख को कैसे खत्म करोगे, इसके लिए भी eightfold path इन्होंने बताया. इसको इन्होंने अष्टांगिका मार्ग के माध्यम से बताया. eightfold path को इन्होंने कहा अष्टांगिका मार्ग. और eightfold path जो था, इनके फॉलोअर्स उसको फॉलो करते थे. क्या क्या था? राइट फेथ. आपको भगवान पर पूर्णतः भरोसा होना चाहिए. दूसरा राइट थॉट. आपके दिमाग में अच्छी चीजें आनी चाहिए ना, किसी के बारे में गंदा नहीं सोचना. राइट स्पीच. आप जो भी बोलो अच्छा बोलो, किसी के लिए बुरा भला मत बोलो. राइट एक्शन. आपका कर्तव्य, आपका कर्म भी क्या होना चाहिए? बहुत ही नेक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए. राइट लिविंग. आपको कैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए? अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहिए. राइट एफर्ट्स. आपको कैसी मेहनत करनी चाहिए? अच्छे काम के प्रति आपकी मेहनत होनी चाहिए. आपको गलत काम के प्रति कोई भी काम में आपका दिमाग नहीं होना चाहिए. राइट रिमेम्बरेंस. आपको अच्छी चीज़ें याद होनी चाहिए, गलत चीज़ें आप जैसे ही देखो उसको छोड़ दो वहीं पे या फिर भूल लो. और राइट मेडिटेशन. और जब आप भगवान का पूजा कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, तो आप वो भी क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए. तो ये eightfold path अटेन करके उनके फॉलोअर्स दुख निरोधागामिनी प्रतिपदा अटेन कर सकते थे. मतलब उनके अंदर से दुख को खत्म किया जा सकता था. बुद्धिज्म कंसिस्टेड ऑफ थ्री मेन एलिमेंट्स. क्या क्या था? बुद्ध, संघ और धम्मा. तो जो डिवोटीज ऑफ बुद्ध could join the संघ, which was the formal religious order, they had to follow Buddha's teachings धम्मा strictly. तो बुद्ध ने जो भी टीचिंग्स दी थी उसको ही धम्म के नाम से जाना जाता था. Since they lived on charity, they were called भिक्षुक्स. और चूंकि इनको जो लोग पैसा दे देते थे, जैसे आप लोग चैरिटी करते हो है ना, कुछ पैसे आप लोग दान कर देते हो, तो उन्हीं पर इनका जीवन व्यतीत होता था, तो इनको हम लोग भिक्षुक्स के नाम से भी जानते हैं. चलो बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे. इसमें देखो क्या है? The Buddhist sacred text containing the teachings of Buddha are collectively called त्रिपिटकास. ठीक है, तो इनकी जो टीचिंग्स जिस किताब में है उसको हम लोग त्रिपिटकास के नाम से जानते हैं या फिर पिटकास. ठीक है, दे आर विनय पिटका, सुत्त पिटका और अभिधम्मा पिटका. तो तीन पिटका है और इनको हम लोग तीनों को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं? त्रिपिटकास. ठीक है, तो कौन कौन से? विनायक पिटका, सुत्त पिटका और अभिधम्मा पिटका. इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. चलो स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म. अब
कैसे लोगों ने बुद्धिज्म को फॉलो किया ये समझते हैं हम लोग, कहाँ कहाँ पे लोगों ने फॉलो किया। बुद्धिज्म स्प्रेड टू, देखिए इसका प्रचार प्रसार हमारे देश के बाहर भी हो रहा है। तो तिब्बत हो गया, चाइना, सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार भारत के बाहर भी हुआ। एम्परर अशोक पॉपुलराइज्ड बुद्धिज्म इन इंडिया। अब अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद सब लोगों को पता है कि उन्होंने बुद्धिज्म रिलीजन को फॉलो कर लिया था, तो उनके वजह से भारत में प्रचार प्रसार बुद्धिज्म का हुआ। श्रीलंका एंड सेवरल वेस्ट एशियन कंट्रीज, ठीक है, वहाँ पे भी इन्होंने अशोक ने ही फैलाया बुद्धिज्म को। कनिष्क पॉपुलराइज्ड बुद्धिज्म इन अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। बुद्ध प्रीच्ड इन पाली। अब बुद्ध कौन से लैंग्वेज में टीचिंग्स देते थे? पाली में, है ना। और महावीर ने जैनिज्म की टीचिंग्स किस लैंग्वेज में दी थी? प्राकृत। ये अंडरलाइन कर लीजिए, द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल। और पाली भी जो थी वो आम लोगों की ही भाषा थी। हेंस बुद्धिज्म बिकेम more popular than and different from the existing religions। और इस वजह से क्या होता है कि उस टाइम पे जितने भी रिलीजन्स थे, है ना, एग्जिस्ट करते थे उस टाइम पे, जो भी रिलीजन्स थे उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर बुद्धिज्म बन गया, क्योंकि इसको पाली में बताया जाता था। और पाली क्या थी? लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल। चलो, ही अटैच नो इम्पोर्टेंस टू द वैदिक रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस। ठीक है, इसके अंतर्गत भी कोई भी वैदिक रिचुअल्स और सैक्रिफाइस, जो भी बलिदान वगैरह था, कोई भी चीज़ों को यहाँ पे भी बुद्धिज्म में भी अपनाया नहीं गया। ही डिड नॉट प्रीच अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड सोल और इंडल्ज इन फिलोसफिकल डिस्कशंस विच वर बियॉन्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉमन पीपल। तो बुद्धिज्म के अंतर्गत भी किसी भगवान की पूजा करने के लिए नहीं कहा गया और ऐसी ऐसी बातें नहीं बताई गई जो कि कॉमन पीपल जो सोच ही नहीं सकता है। वुमेन वर एडमिटेड टू द संघ एंड ब्रॉट एट पार विथ मैन। ठीक है, लोग जो औरतों की स्थिति थी उस दौरान ये था कि संघ में जो बुद्धिज्म के फॉलोअर्स थे वहाँ पर वुमेन को भी ऐड किया जाता था, वहाँ पे वुमेन को भी रखा जाता था और उसको भी मर्द के बराबर ही माना जाता था। नो मोर में क्या है, अराउंड द सेम टाइम व्हेन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वर पॉपुलर इन इंडिया, देयर वर टू मोर फेथ्स गेनिंग पॉपुलैरिटी इन नेबरिंग कंट्रीज। तो जब बुद्धिज्म और जैनिज्म इतना पॉपुलर था भारत में, दो और रिलीजन थे जो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहे थे। कौन कौन से थे? इन चाइना कन्फ्यूशियनिज्म वाज फाउंडेड बाय कन्फ्यूशियस। अब कन्फ्यूशियस था चाइना में, तो उसने कौन से रिलीजन को फाउंड किया? कन्फ्यूशियनिज्म। इट्स वैल्यूज वर सिमिलर टू बुद्धिज्म। ये बहुत हद तक बुद्धिज्म से इसकी सिमिलैरिटी है, तो ये चाइना में फॉलो किया गया। अनदर वन वाज ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म बाय ज़ोरोएस्टर इन ईरान। ठीक है, तो ईरान में ज़ोरोएस्टर थे, उन्होंने ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म को फाउंड किया। हिज टीचिंग्स वर कंटेन्ड इन द अवेस्टा व्हिच इज क्वाइट सिमिलर टू द वेदास in terms of language and rituals. Its followers are called Parsis in India. इस followers को भारत में पारसीज कहते हैं। Who form a close-knit group mostly settled in गुजरात और महाराष्ट्र। और गुजरात और महाराष्ट्र में ये लोग रहते हैं। चलो, अब जानोगे कि संघ क्या होता था। केस स्टडी के थ्रू जानोगे कि संघ होता क्या है। चलो, तो संघराज और ऑर्गेनाइजेशन फॉर सेटअप बाय गौतम बुद्ध फॉर दोज पीपल हु गेव अप वर्ल्डली लाइफ टू बिकम मॉन्क्स। तो संघ किस लिए सेटअप किया जाता था? उन लोगों के लिए जो लोग अपने घर बार छोड़ करके क्या बनना चाहते थे? साधु संत बनना चाहते थे। ठीक है, बुद्धिस्ट मॉन्क्स वर कॉल्ड भिक्षुक। बुद्धिस्ट मॉन्क्स को क्या कहते थे? भिक्षुक कहते थे, है ना, बिकॉज दे सर्वाइव्ड ऑन alms, क्योंकि वो लोग जो भी दान में मिलता था उसी पर वो लोग जीवन अपना व्यतीत करते थे। When a woman joined the संघ, she was called भिक्षुकनी। जब कोई लेडी संघ को ज्वाइन करती थी तो उसको क्या कहते थे? भिक्षुकनी नान। Anyone was free to join the संघ with the permission of his or her creditors, master, king, father और husband। कोई भी संघ को ज्वाइन कर सकता था, बस उसको परमिशन किससे लेनी होती थी? जो भी उसका क्रेडिटर था, जैसे कि मास्टर हो गया उसका ना, राजा हो गया, पिता हो गए, उसके हस्बैंड हो गए। The monks and nuns led simple lives। ये लोग बहुत सिंपल लाइफ जीते थे। Most of their time was spent in religious studies। सबसे ज़्यादा उनका जो समय था वो कहाँ पे स्पेंड होता था? रिलीजियस स्टडीज में और मेडिटेशन में। उन लोगों को कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता था जो कि विनायक पत्रिका में लिखा होता था। ठीक है, संघ में सभी लोग बराबर के अधिकारी थे, है ना, किसी के बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं था।
ठीक है, कास्ट, फेथ और वेल्थ के रिगार्डिंग कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। और डिसीजंस वर मेड आफ्टर डिस्कशन अमंग दी मेंबर्स, कोई भी अगर निर्णय लिया जाता था तो वो सब जो इतने भी लोग थे संघ में उनके परामर्श के बाद ही लिया जाता था। चलो बुद्धिज्म और जैनिज्म का एक कंपैरेटिव स्टडी हम लोग करेंगे। और ये देखेंगे कि किस प्रकार बुद्धिज्म जैनिज्म से डिफरेंट है और उन दोनों में क्या क्या सिमिलैरिटीज है, दोनों ही देखेंगे। चलो, देयर वर मेनी सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। कैसे सिमिलैरिटीज, समानता क्या क्या थी? बोथ महावीर एंड गौतम बुद्ध केम फ्रॉम रॉयल फैमिलीज और क्षत्रियास क्लैन बोथ लेफ्ट देयर होम्स इन सर्च ऑफ ट्रुथ। तो गौतम बुद्ध और महावीर दोनों ही लोग क्या थे? राजा के पुत्र थे, है ना, क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करते थे और दोनों ने ही अपना घर बार छोड़ दिया था, अपने सुख संसाधन को सबको छोड़ करके सच्चाई की राह पर निकल पड़े थे। बोथ अपोज्ड ब्रह्मानिकल सुप्रीमेसी नाइदर प्रोपोगेटेड वैदिक रिचुअल्स। दोनों ने ही ब्रह्मानिकल सुप्रीमेसी जो थी, जो हिंदुइज्म का जो वैदिक रिचुअल्स था उसको उसके खिलाफ बोला, उसको ये कहा कि नहीं इतना ज़्यादा तामझाम नहीं होना चाहिए। दे स्ट्रांगली डिसअप्रूव्ड वैदिक रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस। वैदिक रिचुअल्स को उन्होंने स्ट्रांगली अपोज किया कि हाँ वैदिक रिचुअल्स इतने टफ नहीं होने चाहिए, सैक्रिफाइस जो बलि वगैरह दे रहे हो ये सब भी नहीं होना चाहिए। देयर टीचिंग्स वर इन द सिंपलर लैंग्वेज ऑफ द कॉमन मैन। अब जो कॉमन मैन तक पहुंच सकती थी, है ना, जो लैंग्वेज, उस लैंग्वेज में इन्होंने पढ़ाया। दे बोथ बिलीव्ड इन कर्म एंड नॉन वायलेंस। दोनों ही कर्म में भरोसा करते थे, बुद्धिज्म और जैनिज्म, और अहिंसा के पुजारी थे। फाउंडर्स ऑफ बोथ रिलीजन्स गेव रूल्स फॉर देयर फॉलोअर्स टू फॉलो। दोनों ही रिलीजन्स के कुछ फाउंडर्स थे, उनको रूल्स को फॉलो करना पड़ता था, तो ये भी दोनों के बीच की समानता है। अब डिफरेंसेस, अंतर क्या है दोनों में? जैनिज्म ले अनड्यू स्ट्रेस ऑन नॉन वायलेंस व्हाइल बुद्धिज्म अवॉइडेड एक्सट्रीम्स। जैनिज्म को में ये था कि आपको नॉन वायलेंस एकदम करना ही नहीं है, अहिंसा करना ही नहीं। अगर आपको कोई काट के भी मार पीट के भी चला जा रहा है ना, आपको मार भी दे रहा है, जान से मार दे रहा है, तो भी आपको कुछ नहीं बोलना है। लेकिन बुद्धिज्म ऐसा नहीं था, आपको जबरदस्ती किसी को नहीं बोलना है ना, लेकिन आपके ऊपर अगर कोई बहुत ज़्यादा दबाव दे रहा है ना, कोई भी गलत काम कर रहा है तो फिर आपको बोलना है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया। महावीर डिनाइड द एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड व्हाइल बुद्धा सिंपली स्टेड अवे फ्रॉम द डिस्कशंस ऑफ गॉड। महावीर ने तो साफ साफ ये कह दिया जैनिज्म के द्वारा कि कोई भी भगवान एग्जिस्ट नहीं करते हैं दुनिया में, लेकिन बुद्ध ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करते, वो चुपचाप भगवान के बारे में बात ही नहीं करते थे। जैनिज्म हैड स्ट्रिक्ट रूल्स अबाउट नॉट वेयरिंग क्लोथ्स। अब जैनिज्म में कपड़े नहीं पहनते थे मॉन्क्स, लेकिन बुद्धिज्म में ये सब चीज़ें नहीं थी, वो लोग कपड़े पहनते थे। बुद्धिज्म स्प्रेड बियॉन्ड इंडिया। भारत के बाहर भी बुद्धिज्म, तिब्बत में, चाइना में आपने देखा किस तरीके से फैलाना, लेकिन जैनिज्म बहुत कम इलाकों में भारत में ही रह पाया। तो इस प्रकार से ये समझते हैं हम लोग कि बुद्धिज्म ज़्यादा पॉपुलर था। चलो केस स्टडी में आ जाओ, जैन आर्किटेक्चर और बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। देखो, इन द बिगिनिंग देयर वाज नो आइडल वर्शिप इन जैनिज्म। किसी भी मूर्ति वगैरह की पूजा नहीं होती थी जैनिज्म में। लेकिन बाद में क्या हुआ, इमेजेस ऑफ 24 तीर्थंकराज बनाए गए ना, मूर्तियां बनाई गई, इमेजेस 24 तीर्थंकराज के। ब्यूटीफुल जैन स्कल्पचर्स हैव बीन फाउंड इन वेरियस म्यूजियम्स इन इंडिया। तो भारत के बहुत सारे ऐसे म्यूजियम्स हैं जहाँ पे आपको जैन स्कल्पचर देखने को मिलेंगे। अ जाइंटिक स्टैचू ऑफ द जैन मॉन्क गोमतेश्वर डिस्प्लेज ग्रेट जैन आर्ट। ठीक है, तो एक जैन मॉन्क मतलब एक साधु जो जैनिज्म को फॉलो करते हैं, कहाँ पे? गोमतेश्वर में आपको जैन आर्ट को एक अच्छे से वो दिखा पाएगा, वो एक अच्छा एग्जाम्पल है। कहाँ पे है ये? श्रवण बेलागोला में, जो कि कर्नाटक में है। जैन मॉन्क्स कहाँ पे रहते थे? मोनास्ट्रीज में रहते थे। These were the caves dug out or scooped out of a rocky hill in the forest। और ये होता क्या था? मोनास्ट्रीज एक गुफा टाइप एरिया होता था। जैन टेम्पल्स जैसे कि दिलवारा टेम्पल है माउंट आबू में राजस्थान में, वहाँ पे है, ठीक है। एंड जैन टेम्पल रनकपुर राजस्थान में रनकपुर में भी जैन टेम्पल है। ये सब जैन टेम्पल्स के हमारे देश में उदाहरण हैं। These temples are made of white marble। तो सफ़ेद मार्बल का प्रयोग हुआ इनको बनाने में। एंड बेयर इंट्रिकेट कार्विंग्स ऑन स्टोन, और स्टोन पे इनकी अच्छे से कलाकारी की गई है। चलो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर देख लो। देखो, जहाँ पे बर्थ प्लेस था लुम्बिनी में, है ना, जहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, वहाँ पे आपको बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के बारे में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। जैसे
Stupas are the hemispherical mounds built over sacred remains like a tooth, nail or hair of Buddha or any other Buddhist monk. तो स्टूपास क्या है? ये हेमिस्फेरिकल मून्स हैं, ठीक है, जिसको बनाए जाते हैं सेक्रेड रिमेन्स। जैसे कि कोई भी बुद्धिस्ट मॉन्क अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका जो नाखून बच गया ना, हेयर बच गया, और क्या है, दांत अगर बच गया ना, तो इसके ऊपर मून्स बना दिया जाता है बड़ा बड़ा सा, और उसको फिर हम लोग स्तूपास के नाम से जानते हैं। The relic is kept in a small center chamber in a carved task, etc. Over that is the core of unburnt bricks. उसके ऊपर क्या रखा जाता है? ईंटें, unburnt bricks, कच्चे ईंटें रखे जाते हैं। Outside is made of burnt bricks, और बाहरी जो इलाका है वो उसको पके ईंटों से ढक दिया जाता है, with layers of plasters on it, और उसके ऊपर प्लास्टर कर दिया जाता है। There is a fenced path called Pradakshina on which the monks and others offers prayers, walk and go round the stupa. अब stupa के किनारे किनारे लोग क्या करेंगे? उसकी परिक्रमा करते हैं। The well-known stupa जो कि सांची और अमरावती में है are famous Buddhist site. तो सांची और अमरावती में अच्छे अच्छे स्तूपास हैं। चैत्यगृह were the prayer halls erected by the Buddhists. चैत्यगृह क्या थे? प्रेयर हॉल्स थे जहाँ पे वो लोग पूजा करते थे, बुद्धिस्ट लोग। Such halls are found in कहाँ पे ऐसे हॉल्स मिलते हैं? सांची, सारनाथ और भी बहुत जगहों पर ऐसे हॉल्स मिलते हैं हमको देखने को, ठीक है। ये किस प्रकार के हॉल्स हैं? दीज आर लार्ज सर्कुलर हॉल्स, गोलाकार में बहुत बड़े बड़े सर्कुलर हॉल्स हैं। किससे बने हैं? ईंटों से और टिम्बर से। विहारास आर मोनास्ट्रीज वेयर बुद्धिस्ट मॉन्क्स लिव्ड। बुद्धिस्ट मॉन्क्स कहाँ पे रहते थे? विहारास में। बुद्धिस्ट मॉन्क्स वैंडर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। व्हेन इट रेन्ड दे नीडेड अ शेल्टर, लेकिन जब बारिश होती थी तब उनको एक जगह टिकना पड़ता था। ग्रेजुअली मेनी मॉन्क्स वांटेड टू रिमेन इन वन प्लेस, और ढेर सारे मॉन्क्स जो चाहते थे कि वो एक ही जगह हम लोग बारिश के मौसम में रह लें। सो सेवरल लार्ज मोनास्ट्रीज वर बिल्ट, और इसी वजह से ढेर सारी मोनास्ट्रीज को बनवाया गया। समटाइम्स अ मोनास्ट्री वाज डग आउट ऑफ रॉकी माउंटेन एंड केव्स। कहाँ पे खोद दिया जाता था? बड़े से बड़े पर्वतों में खोद दिया जाता था, है ना, केव्स, गुफाओं में। और फिर अ मोनास्ट्री वाज मेड ऑफ वुड ऑन ओपन लैंड, और लकड़ी से बनाया जाता था कभी कभार ओपन लैंड पे। लेटर ब्रिक्स वर यूज्ड फॉर बिल्डिंग देम, बाद में लकड़ी वगैरह जब धीरे धीरे ईंटें आ गई तो ईंटों से बनाने जाना लगा गया। मोनास्ट्री कंसिस्टेड ऑफ रोज ऑफ स्मॉल रूम्स, मोनास्ट्री में छोटे छोटे घर होते थे। ईच ऑक्यूपाइड बाय मॉन्क, और हर एक छोटे छोटे घरों में मॉन्क लोग रहा करते थे। तो यहाँ से आपने बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के बारे में देखा, जैनिज्म के आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा, और आपका चैप्टर भी खत्म हो गया, ठीक है। टू रिमेंबर आप लोग खुद से पढ़िएगा और क्वेश्चन और आंसर्स को करने की भी कोशिश करिएगा। और क्वेश्चन आंसर्स ना समझ में आए, कुछ ना समझ में आए तो आप लोग मुझे इसी यूट्यूब वीडियो पे क्वेश्चन लिख के भेजिएगा कि हाँ आपको ये चीज़ समझ में नहीं आया। और एक्सरसाइजेस तो करिएगा और फिर से इस चैप्टर को भी रीड करिएगा। ओके क्लास, थैंक यू।